आप सभी को गुप्ता क्लासेस मधुबनी में स्वागत है। चलिए आज हम सब साइंस का फिर से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जो हम लोग जितना क्वेश्चन कर चुके थे उससे आगे लेके चलते हैं। और आप सब कमेंट्स में ये बताते रहिएगा कि यह क्वेश्चन अच्छा लगा है कि नहीं लगा, ये भी बताते रहिए और कमेंट आप सब करते रहिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा और आप लोग के लिए काम करने में और मेहनत करें, जिससे आप सबको लाभ हो। तो चलिए हम सब 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, अब चलते हैं 51 से लेके चलते हैं। चलिए चलिए 50 करना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? जब हम सब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में जाता है, मुख से ग्रहण कर भोजन करते हैं, पेट में जाता है, पेट से में जब ये भोजन क्या करते हैं, फिर भोजन हम सब लोग का शरीर में अगर ये भोजन पचता है, ये भोजन कहलाता क्या है और यह भोजन पचता कहाँ है, ये भी बात है। तो ये जो हम लोग का भोजन जो होता है पूर्ण रूप से जो पचता है वो कहाँ पचता है? छोटी आंत में। कहाँ पचता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ पचता है? छोटी आंत में। जो हम लोग का भोजन जो है सो पूर्ण रूप से पाचन क्रिया कहाँ होता है? पूर्ण रूप से पाचन क्रिया होता है, पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, और उससे आगे का पाचन क्रिया नहीं हो पाता है। तो चलिए देखिए, अब ये ऑप्शन के मुताबिक हम चलेंगे, इसमें क्या सब लिया है। देखिए ऑप्शन पहला कह रहा है कायम। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाएगा, या चाइल कहलाएगा, या काइलोमाइक्रोन कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। तो आप सब इसमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कौन होगा। तो देखिए इस चाइल जो है ना, चाइल चाइल ये छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? चाइल जो है सो छोटी आंत का भाग है। और यह किस चीज का? ये भोजन जो करते हैं ना हम लोग, उसमें भोजन का और पानी का क्या करता है, ये अवशोषण कर लेता है और इसको क्या कर लेता है? पचा लेता है। तो पूर्ण रूप से भोजन कहाँ पचता है? इस यह चाइल में पचता है। तो ये ऑप्शन नंबर 51 का क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। क्वेश्चन में 52 में कह रहा है मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण, जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो मूल रोम, मूल का मतलब क्या होता है? जड़। क्या होता है? जड़। क्या होता है? जड़। जहां हम सब पेड़ पौधा सबको देखते हैं तो जड़ जो होता है वो जमीन के नीचे होता है। कहाँ होता है? जड़ के नीचे, जमीन के नीचे होता है। मूल कहाँ होता है? मूल वो क्या होता है? जमीन के नीचे, जमीन के नीचे होता है ना। आप सब देखते होंगे जब क्या होता है, जब वो पेड़ पौधा का जब भोजन की आवश्यकता होता है तो और पानी की आवश्यकता होता है, तो ये क्या करता है, एक परिवहन का कार्य करके पानी को ऊपर लेके जाता है और भोजन को भी पत्ती में जो इनका भोजन बनता है वहां से लेके क्या करता है, वो भोजन करने के बाद वो अपना स्टोर कर लेता है। कहाँ पे करता है स्टोर? वो जमीन में, जड़ में कर लेता है। जड़ में करने के बाद वो फिर क्या करता है, मूल रूम द्वारा जल का जो अवशोषण है तो वो किस विधि द्वारा होता है? तो जल का जो अवशोषण होता है वो स्थानांतरण विधि द्वारा होता है, या विसरण द्वारा होता है, या परासरण द्वारा होता है, या ए बी दोनों होता है। तो आप सब कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कौन होता है। तो देखिए मूल रोम जो जड़ का जो देख रहे होंगे, जो पेड़ पौधा में जो जल का जो अवशोषण होता है वो किस कहाँ से होता है? परासरण से होता है। कहाँ से होता है? परासरण के माध्यम विधि द्वारा होता है। किसके विधि द्वारा होता है? परासरण के विधि। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप समझते होंगे आप सब कि एक जो हम लोग के शरीर में जो एक सामान्य रक्तचाप होता है, एक सामान्य रक्तचाप कितना होता है वो देखिए। सामान्य रक्तचाप, सामान्य
सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आप सब पढ़े होंगे 120/80 mmHg होता है। आप सब पढ़े होंगे सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। और इससे जब ऊपर होगा क्या होगा? बोल रहे हैं उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जब उच्च रक्तचाप, जब ये क्या बोल रहे हैं, सामान्य रक्तचाप है, इससे ज्यादा, जब उससे ज्यादा हो जाएगा, जैसे अब देखिए उच्च रक्तचाप कितना हो सकता है? उससे ज्यादा हुआ तो 130/90 है ना, 130/80, 130/80 है ना mmHg है ना, ये इतना रहेगा। इससे ऊपर जो जाएगा ना तो ये उच्च रक्तचाप माना जाएगा। इससे जब ऊपर जाएगा यह क्या होगा? इससे यह ऊपर जाएगा तो क्या करना है? उच्च रक्तचाप माना है। उच्च रक्तचाप का कितना मान होता है? देखिए कितना होता है? 140/90 है ना mmHg। ये अगर होगा ना तो ये क्या कहलाता है? उच्च रक्तचाप कहा जाता है। उच्च रक्तचाप क्या कहता है? उच्च रक्तचाप कितना होगा? 140/90 जब होगा ना तो उससे ज्यादा जब हो जाएगा तो ये क्या कहलाता है? उच्च रक्तचाप। और यह क्या कहता है? उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन होगा। क्या होगा? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होगा? उच्च रक्तचाप। इससे क्या होता है? इससे क्या क्या हानि हो सकता है ये भी देख लेते हैं। इससे क्या होता है? हृदय, हम सब का हृदय, मस्तिष्क है ना, इस सब में क्या होता है? उसका हानि होता है। हानि कहाँ से होता है? हानि शरीर में, हृदय में होगा, हृदय में, मस्तिष्क में है ना, मस्तिष्क में और सब जगह होता है। देखिए इनका कम, इस कारण जो होता है, कारण कहाँ से होता है? कारण क्या है? ये कारण क्या है सो भी देखिए। कारण क्या है? कारण हो गया अधिक नमक, अधिक मात्रा में नमक सेवन करना, अधिक नमक का सेवन करना, अधिक नमक का सेवन करना। जब हम अधिक नमक खाने लगते हैं ना तो रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। हम तनाव लेने लगते हैं, तनाव, स्ट्रेस, तनाव लेने लगते हैं। कोई भी काम होता है तो उसके लिए हम प्रेशर लेने लगते हैं, तनाव ले लेते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, हम पढ़ रहे हैं तो हमारा नौकरी होगा या नहीं होगा। यह क्या है? एक तनाव ही है। यह क्या है? यह सब क्या है? एक जो इसके कारण जो होता है, यह कारण क्या होता है? यह उच्च रक्तचाप की अवस्था का को क्या कहते हैं हम? हाइपरटेंशन। तो 53 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा, तिलचट्टा जो है एक क्या है? कीट है। क्या है? कीट, कीड़ा मकोड़ा है। वो इस कील तिलचट्टा में जो श्वास रंध्र है ना उसमें कितने जोड़े पाए जाते हैं? श्वास रंध्र जो है कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए यह जो है ना, यह देखिए कितना जोड़े पाए जाते हैं? 10 जोड़े पाए जाते हैं। 10 में क्या होता है? 2 होता है वक्षीय, 2 होता है वक्षीय रंध्र, वक्षीय रंध्र, वक्षीय रंध्र 2 होता है वक्षीय रंध्र। और 8 जो होता है ना उदरीय रंध्र, उदरीय रंध्र होता है। क्या होता है? 8 जो होता है उदरीय रंध्र होता है। तो यह कितने जोड़े होते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 10 जोड़े। यह अधिकांश जो है ना, अधिकांश किस में पाया जाता है? अधिकांश वयस्क कीटों में पाया जाता है। अधिकांश, अधिकांश, अधिकांश किस में पाए जाते हैं? तो वयस्क में पाया जाता है। अधिकांश वयस्क कीटों में पाया जाता है, वयस्क कीटों में पाया जाता है, पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अधिकांश जो होता है वो वयस्क में, ये मेच्योर सब में पाया जाता है। वो बच्चे सब में नहीं हो, जो छोटा छोटा कीटे सब होता है उस सब में नहीं। वो जो अपने उस प्रजाति होते हैं उसमें जो मेच्योर होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। तो देखिए, तो अब जो है इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा? तो 54 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। कितने जोड़े? 10 जोड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लेके चलते हैं। 55 नंबर, 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है? आप सब को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और
इसका कमेंट में आंसर बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, जो हमारे शरीर में जो हृदय है ना, उसका रक्त का जो प्रवाह होता है वो कैसे प्रवाह होता है, किस तरीका से होता है, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, या दाएं आलिंद से दाएं नीले में, या दाएं आलिंद से बाएं नीले में, या ये भी दोनों में। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप देखिए क्या होगा, ये जो हम लोग का शरीर जो है ना, उसमें एक धमनी पाया जाता है। धमनी जैसे नस सब जो होता है ना, वो क्या है, धमनी है, जो क्या करता है, इस सब को दाएं आलिंद से बाएं आलिंद की ओर लेके जाएगा। इसके बाद ये फेफड़ा में लेके जाता है। जैसे देखिए ये है क्रम, है क्रम क्या है वो देखिए, क्रम क्या है, शरीर है ना, शरीर पहले तो शरीर होगा, ये शरीर से कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद, कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद, दाएं आलिंद, दाएं आलिंद। इसके बाद जाएगा बाएं आलिंद, बाएं आलिंद, बाएं आलिंद। बाएं आलिंद से जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा में कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। बाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। इसके बाद फिर कहाँ जाएगा, इसके बाद जाएगा बाएं नीले में, कहाँ जाएगा, बाएं नीले में, बाएं दाएं नीले में, किस में जाएगा, बाएं, बाएं नीले में, नीले में जाएगा। इसके बाद आएगा, फिर आ जाएगा ये घूम के आ जाएगा, फिर यहां से आ जाएगा, इसके बाद दाएं नीले में। तो देखिए दाएं नीले में। अब देखिए आप ये क्रम देखिए, पहले शरीर में रहेगा, रक्त रहेगा, फिर कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में जाएगा, फिर बाएं आलिंद में जाएगा, फिर फेफड़ा में जाएगा, फिर बाएं नीले में जाएगा, फिर दाएं में। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो देखिए दाएं आलिंद से कहाँ जा रहा है, सीधा सीधा कहाँ जा रहा है, दाएं नीले में। तो देखिए दाएं आलिंद से कहाँ जा रहा है, दाएं नीले में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस क्रम के मुताबिक आप सब मिला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 55 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन 56 में रुधिर है। अब रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, अब देखिए। तो पूछ रहा है तंत्रिका ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है। तो आप सब कमेंट में बताइए इनका आंसर क्या होगा। तो बताइए, देखिए हम रुधिर का पहले पढ़ेंगे। रुधिर जो है जिसको हम बोलते हैं अपने भाषा में रक्त, है ना। तो रुधिर, रुधिर है ना, इनके मुख्य भाग जो है ना, 4 मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होता है। तो कौन कौन होता है, एगो प्लाज्मा, एगो होता है प्लाज्मा, एगो हो जाएगा आरबीसी, आरबीसी, एगो हो गया डब्ल्यूबीसी, क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी, एगो होता है प्लेटलेट्स, क्या होता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, है ना। कौन कौन सब है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो अब देखिए प्लेटलेट्स है, तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है ना एक तरल पदार्थ, क्या है, यह एक तरल पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ है। प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल पदार्थ है। आरबीसी का क्या काम, आरबीसी क्या करता है, यह ऑक्सीजन को प्रवाह करता है। जो हमारे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। अगर ये रक्त जो है ना हमारे शरीर में जहां जहां जा रहा है, वो क्या करता है, वो वहां वहां ये ऑक्सीजन को साथ में लेकर जाता है। कहाँ क्या लेकर जाता है, ऑक्सीजन को साथ में, ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी यह एक
यह एक क्या है, एक तरह से समझिए आप लोग कि ये एक एंटीवायरस है। क्या है? एक एंटीवायरस। जैसे हम लोग देखते रहते हैं शरीर में कि कुछ हो जाता है, तबीयत खराब रहता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि एंटीबायोटिक दीजिए। एंटीबायोटिक क्या करता है? वो जो बीमारी हमारे शरीर में रहता है, कीटाणु सब रहता है, उसको क्या करता है? वो उससे लड़ता है और मारकर शरीर को क्या करता है? स्वस्थ करता है। तो यह भी क्या है, WBC भी क्या है ना, यह एक शरीर को रक्षा प्रदान करने का काम है। जो शरीर में जो रोग होता है ना, उन सब को क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा देता है। तो यह क्या करता है? रोगों से सुरक्षा देता है, शरीर को रोगों से सुरक्षा देता है। क्या करता है? रोगों से सुरक्षा देता है ना। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स देखिए, अब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में क्या है, जो शरीर में कमी सब जो होने लगता है ना, तो ये प्लेटलेट्स कमी जो हो जाता है तो अदर कमजोर हो जाता है, थकावट होने लगता है। तो यह क्या है? यह प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो थकावट को दूर करने के लिए, है ना, थका जो होता है ना, थकावट, ये सब ये जो कम हो जाता है ना, तो थकावट शरीर सब में होने लगता है, कमजोरी फैल होने लगता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब यह देखिए, रक्त जो है ना, ये क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तो देखिए रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तो अब आप सब आंसर बता सकते हैं कि इसका कौन होगा? 56 का आंसर कौन होगा? संयोजी ऊतक है। इसमें तरल नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके मुताबिक आप सब आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो कितना, कौन सा आ जाएगा? 56 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है? 57। 57 क्वेश्चन, हार्मोन जो किशोरों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वो है, जो हम लोग के जो शरीर में जो है ना, हम लोग के शरीर में जो हम लोग का शरीर जो यौवन अवस्था, युवा अवस्था, जैसे बोलते हैं आप सब इस समय जब टीचर बनते हैं ना, टीचर बनने के लिए जब हम तैयारी करते हैं, उसमें ये अवस्था सब पढ़ाते हैं। कौन सा बाल्य अवस्था काल पढ़ते हैं, है ना, किशोर अवस्था काल पढ़ते हैं, प्रौढ़ अवस्था काल पढ़ते हैं, है ना, ये सब पढ़ते हैं। तो यौवन का मतलब होता है किशोर में, जब यह युवा हो जाता है, जब बच्चा क्या होता है? युवा हो जाता है, इसी को बोलते हैं यौवन। अब देखिए किशोर में यौवन अवस्था के लक्षण को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो देखिए एक है थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन का काम क्या है? यह थायरॉक्सिन जो हम सबके गला में होता है, गला में होता है ना, ये बढ़ जाता है तो थोड़ा दिक्कत होने लगता है। एस्ट्रोजन, यह जो है महिला में पाए जाने वाला, महिला में सेक्स हार्मोन है, तो हम सेक्स हार्मोन का कार्य करता है, सेक्स हार्मोन। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है ना, यह क्या है? किशोरों में यौवन अवस्था को, लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो कौन करता है नियंत्रित? तो टेस्टोस्टेरोन करता है। यह क्या करता है? जो यौवन अवस्था के लक्षण जो होता है ना, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 57 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है। जब सुरक्षित होगा भ्रूण, जैसे हम सब देखते होंगे कि माँ के गर्भ को जो भ्रूण बोलते हैं, है ना, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होता है तो वो क्या होता है? एक भ्रूण होता है। यह सुरक्षित कब होगा? जब यह जो भ्रूण है वो क्या होगा? मेच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिपक्व। जब तक यह परिपक्व नहीं होगा यह सुरक्षित नहीं रहेगा। तो भ्रूण को सुरक्षित करने के लिए क्या होगा? यह भ्रूण परिपक्व होना जरूरी है। तो क्या उसको सुरक्षित करने के लिए क्या होगा? इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ब्लास्टूला है, अंग निर्माण है, परिपक्व भ्रूण है, इनमें से कोई नहीं है। तो अभी हम आप सबको बताएं कि भ्रूण का क्या होगा? सुरक्षित जब करेगा तो भ्रूण कैसा होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए, यानी मेच्योर होना चाहिए। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। परिपक्व भ्रूण परिपक्व जब होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे यह अंग का निर्माण करने लगता है। यह भ्रूण के अंदर में ही क्या करने लगता है? अंग का निर्माण का। उसके बाद क्या होता है? अंग का निर्माण होने लगता है।
है ना, अंग का निर्माण होने लगता है, जो ऑप्शन में हमको भी दिया हुआ है। तो आप सब इसको आंसर नहीं मानिए, बोल रहे हैं भ्रूण को सुरक्षित करने का, ये तो अंग बन गया, सुरक्षित कौन करेगा, ये परिपक्व भ्रूण करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 59। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। तो सबसे पहले समझिए कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र जो हमारे वातावरण में जो सब दिखाई दे रहता है ना, जो मनुष्यों के द्वारा एक सुरक्षित काम किया जाता है जीव जंतुओं को सुरक्षा देने के लिए, यही है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। जो नेचुरल द्वारा है, जैसे जंगल सब रहता है, यह क्या है, यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। लेकिन जिसमें मनुष्यों का योगदान होता है वो क्या होता है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन सब क्या है, पार्क है, जल जीवशाला है, फुलवारी है, इनमें से सभी है। तो देखिए पार्क, आप सब पार्क देखते होंगे मनुष्य बनाता है, फूल वाला पार्क बना देता है ना, देखते होंगे वाटर पार्क हो गया ना, बैठने के लिए छोटा छोटा जगह का फूल सब लगा देता है, छोटा छोटा पेड़ पौधा लगा देगा, हरा भरा कर देगा। ये सब क्या है, एक पार्क ही है जो स्वस्थ हवा देने के लिए पार्क का निर्माण करता है, जो आराम से यहाँ शांति से बैठ सके। अब देखिए जल जीवशाला, जल जीवशाला का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्या होगा, जीव का क्या होगा, घर होगा। इसमें क्या होगा, यह जल के लिए उपस्थित क्या है, जो जीव के लिए क्या करेगा, जो जितना भी जीव है ना उसके लिए जल का स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा, इकट्ठा करेगा, है ना, उसी को बोलते हैं जल जीवशाला। तो ये जल जीवशाला कौन इकट्ठा करेगा, यह मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मनुष्यों के द्वारा। तो जल जीवशाला भी क्या हो जाएगा, मनुष्यों के द्वारा हो जाएगा, ये भी मनुष्य के द्वारा। फुलवारी देखते होंगे, कृत्रिम फुलवारी देखते होंगे, भगवान नहीं बनाते, फुलवारी जो है ना वो मनुष्यों के द्वारा फूल देखते होंगे। माली आप सब समझते होंगे, जो फूलों का सुरक्षा करता है, देखभाल करता है, उसी को बोलते हैं माली। तो ये जो फुलवारी है ना, बहुत सारे एरिया में अगर फूल को जो हम लगा देते हैं तो उसी को बोलते हैं फुलवारी। तो ये कौन बना रहा है, ये भी मनुष्य के द्वारा निर्माण होता है ना, मनुष्यों के द्वारा ही होता है, ये भी मनुष्यों के द्वारा ही होता है, ये भी मनुष्यों के द्वारा। तो ये तीनों तो मनुष्यों के द्वारा ही होता है। तो इनमें से कौन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर को है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। तो पदार्थों का अपघटन यानी टूट फूट नहीं सकता है, सड़ गल नहीं सकता है, ये बोल रहे हैं अपघटन, इसी को बोलते हैं, है ना। नहीं हो सकता मतलब टूट फूट नहीं सकता है, जो टूट फूट जाएगा ये अपघटन हो जाएगा, सड़ गल जाएगा, पच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अपघटन हो जाएगा। और नहीं होगा, यह टूटे फूटेगा नहीं, सड़े गलेगा नहीं, वो क्या होगा, अपघटन हो। तो देखिए इसमें क्या सब है, सूखे पत्ता, भोजन, मृत जीव, प्लास्टिक। तो आप सब देखे होंगे सूखा पत्ता, जब पेड़ पौधा सब देखते होंगे, जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ पीला होके के क्या होता है, गिर जाता है और ये सूख जाता है। तो ये पेड़ पौधा का पत्ता जो सूख के गिरता है तो ये क्या होता है, सड़ गल के ये मिट्टी में मिल जाता है। तो ये अपघटन तो हो गया, अपघटन हो गया। अब देखिए भोजन हम सब करते हैं तो पचा लेते हैं, भोजन करते हैं, चाहे जीव में जो भी जीव है सब अपना भोजन करते हैं, मनुष्य करते हैं, जानवर करते हैं, सब क्या करते हैं, भोजन करते हैं, उसको क्या करते हैं, पचा लेते हैं, यानी अपघटन करते, तोड़ के वो अपना काम करा लेते हैं। मृत जीवी सड़े गले चीजों को जो देखे होंगे, कीड़ा मकोड़ा सब रहता है, मर जाता है, उनको वो क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मृत जीवी। वो भी वहां का अपघटन किया जाता है, जो जहाँ पे वो जगह को सुरक्षित कचरा किया रहता है, यानी मर गया रहता है, बदबू मारता रहता है, तो उसको मृत जीवी क्या करता है, वो उसको खा के उस जगह को साफ सुथरा कर देता है, उसका भी अपघटन हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक को अपघटन नहीं होता है। इस पे सरकार ने एक बार बैन भी लगाए हुए थे कि प्लास्टिक को कम मात्रा में उपयोग करने के लिए, है ना, और प्लास्टिक को कम मात्रा में उपयोग करें और उत्पादन भी कम किया करें, क्योंकि उनका अपघटन नहीं होता है ना। इसलिए क्या कहते हैं, प्लास्टिक जो है ना, इनका अपघटन नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा 60 का, ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही आहार श्रृंखला
देखिए ऑप्शन में है मछली, घास, गाय। दूसरा में है बकरी, घास, हिरन। तीसरा में है घास, हिरन, शेर। चौथा में है चिड़िया, सांप, घास। अब देखिए सबसे पहले ये समझिए कि आहार श्रृंखला होता क्या है। आहार श्रृंखला होता क्या है? आहार श्रृंखला जो है ना, यह एक स्तर से दूसरे स्तर को, एक उपभोक्ता को दूसरे उपभोक्ता को ये जब अपना भोजन के रूप में जब ग्रहण करते हैं, वही होता है आहार श्रृंखला। क्या होता है? आहार श्रृंखला। एक तो होता है सबसे पहले उत्पादक। अगर कोई चीज उत्पादन ही नहीं होगा तो खाएगा कहाँ से? भोजन ही नहीं होगा तो उपभोक्ता होगा ही नहीं। तो सबसे पहले उत्पादक होगा। क्या होगा? उत्पादक। इसको प्रथम स्तर वाला खाएगा, प्रथम उपभोक्ता खाएगा। प्रथम उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता खाएगा। तो देखिए उपभोक्ता आहार श्रृंखला जो है ना, आहार श्रृंखला चार स्तंभों से, आहार श्रृंखला है ना, श्रृंखला के कितने स्तंभ है? 4। एगो होता है उत्पादक, दूसरा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता। तीसरा हो गया द्वितीय उपभोक्ता। चौथा हो गया तृतीय उपभोक्ता। अब देखिए ये जब कोई वस्तु का क्या होगा? उत्पादन होगा, जब निर्माण होगा, उसको अगर ये खाएगा ये प्राथमिक उपभोक्ता, इसको ये खाएगा द्वितीय उपभोक्ता, इसको ये खाएगा तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता से बड़ा उपभोक्ता कोई नहीं। जो अंतिम चरण का उपभोक्ता है उसको कोई नहीं खा सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? घास होगा। क्या होगा? घास। घास को कौन खा सकता है? खरगोश, हिरन, यही सब खा सकता है। तो हिरन खा सकता है ना? हिरन को कौन खा सकता है? शेर, बाघ खा सकते हैं। शेर, बाघ, है ना, शेर खा सकते हैं, है ना। तो देखिए मछली को कहीं घास कभी देखे हैं को खाता हुआ? घास मछली को खा सकता है? नहीं। तो ये क्या होगा? ये होगा? नहीं होगा। बकरी तो बकरी जो है घास जो है बकरी को खाएगा? घास कभी बकरी को खाता है कि घास बकरी को खाता है? बकरी है ना घास को खाता है कि घास से बकरी को खा लेता है? तो ये भी नहीं होगा। घास को क्या कहता है? हिरन खाता है। कौन खाता है? हिरन खा लेता है। और हिरन को आप सब कौन देखे होंगे कौन खाता है? शेर खाता है। तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चिड़िया सांप जो है सो चिड़िया को खाता है। घास सांप को खाता है? नहीं खाते हैं। तो ये क्या होगा? ये नहीं होगा। तो 61 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो है, जो क्या बोल रहे हैं? जो पदार्थ जैविक प्रक्रम, जैविक यानी बायोलॉजिकल वाला, है ना। जो प्रक्रम क्या होता है? अपघटित हो जाता है, यानी अपघटित मतलब टूट फूट सड़ गल सकता है ना, इसी को बोलते हैं अपघटित। तो जैविक प्रक्रम द्वारा, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? गैर जैवनीकरण, अक्रिय जैवनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब कमेंट में बताइए सब आंसर कौन सा होगा। तो देखिए गैर जैवनीकरण जो होता था, गैर क्या होता है? अजैविक रहता तो ये होता है गैर जैवनीकरण। नहीं अक्रिय तो होगा ही नहीं। अक्रिय एक तरह से गैस का काम करते हैं, जो आप सब क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन पिछले बार क्वेश्चन पढ़े होंगे। जैव निम्नीकरण, तो जैविक प्रक्रम द्वारा जो पदार्थों का जो अपघटन होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण, जैव निकरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव निकरणीय बोलते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 62 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर। 63 नंबर का है कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, शहर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे को पुनः चक्रण करना, इनमें से सभी। तो देखिए कचरे का प्रबंधन जो होता है,
प्रबंधन का ये हुआ कचरे का, जो इतना भी कचरा सब है ना उसको एक सही तरीका से ढंग से उसको व्यवस्थित किया जा सके, है ना, जो क्या हो गए मनुष्य को हानि ना पहुंचे, जीव को हानि ना पहुंचे, है ना। तो अगर कहीं अगर कचरे को घर से लाए कचरा रोड पर फेंक दिए, ये कचरा प्रबंधन हुआ नहीं। इसको मैनेजमेंट करना है, कहाँ रखना है जिससे किसी को समस्या ना हो, बदबू ना मारे, है ना, यही क्या कहलाता है कचरा प्रबंधन। तो देखिए शहर से शहर से बाहर शहर से बाहर जला देना, शहर से अगर बाहर जला देंगे कचरा को तो क्या होगा, ये प्रबंधन होगा। शहर से बाहर जो कचरा को जला देते हैं वो क्या होता है, जीवों को हानि नहीं पहुंचता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। गड्ढों को भरने में उपयोग करना, कचरा सबको लेकर जगह ज्यादा गड्ढा रहता है उसमें कचरा को क्या कहता है डाल दिया जाता है, ऊपर से थोड़ा मिट्टी देता है, सर गल जाता है, वो भी क्या हो जाएगा, कचरा प्रबंधन हो गया। अब देखिए कुछ कचरे का पुनर्चक्रण, सभी का नहीं, कुछ कुछ कचरे का ऐसा होता है जिनको हम पुनर्उपयोग में कर सकते हैं। पुनर्चक्रण का मतलब है जिस कचरा को हम, जो कचरा हम बनाए, है ना, जिस वस्तु को हम कचरा बनाए उस वस्तु को हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, यही क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण। तो देखिए यह भी क्या हो गया, प्रबंधन का काम करेगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सब हो जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, सूर्य की परावैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकता है। जो सूर्य का जो परावैंगनी किरण है ना, ये क्या कहता है, ओजोन एगो लेयर है समताप मंडल में, समताप मंडल में एक ओजोन लेयर है। ये जब यह क्या करता है, यह ओजोन परत को क्या करता है, यह परावैंगनी किरण जो है वो छेद कर देता है, तो बाहर जब पृथ्वी पर आ जाता है, तो यह बोल रहा है यह किसको, क्या कौन सी बीमारी होता है मनुष्यों में। तो फेफड़े का कैंसर होगा, टीबी होगा, मुंह का कैंसर होगा, या त्वचा का कैंसर होगा। तो आप सब बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो देखिए जब सूर्य की परावैंगनी है ना ओजोन परत को छेद करके जब क्या कहता है पृथ्वी पर आ जाता है, तब ये मनुष्य में स्किन का बीमारी होने लगता है। किसका बीमारी होता है, स्किन का बीमारी। इसमें कौन सा हो जाएगा, त्वचा बीमारी हो जाए। मुख का बीमारी, मुख का कैंसर नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, यह क्या होगा, यह फेफड़े का कैंसर होगा। टीबी जो होता है, टीबी आप सब देखते होंगे, जो सर खांसते खांसते थोड़ा ब्लड आने लगता है, वही क्या कहलाता है, उसको टीबी कहते हैं, है ना। तो कौन सा रोग हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेंस बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। दर्पण होता एगो है, एगो लेंस। लेंस के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दर्पण हम देखते हैं, फोटो मिरर जिसको बोलते हैं, है ना। तो बोला लेंस में, तो देखिए लेंस के में और दर्पण में दोनों विपरीत काम करता है। क्या करता है, दोनों विपरीत काम करता है। अब कैसे विपरीत काम करता है ये भी हम देख लेते हैं। दर्पण में क्या होगा, दर्पण उत्तल दर्पण में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा आभासी और सीधा बनता है। हमेशा क्या होगा, आभासी और सीधा बनता है। आभासी सीधा बनता है, छोटा भी होता है, छोटा होता है ना। तो देखिए और छोटा होता है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में ये दोनों काम होता है। अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में ये दोनों काम होता है, वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है, और आभासी भी होता है। ध्यान से देखिएगा, ये दर्पण हम बता रहे हैं, है ना, लेकिन इसका विपरीत वो काम करता है लेंस। लेंस क्या करेगा, लेंस इसका विपरीत काम करेगा। लेंस भी दो प्रकार में हम लेके चलते हैं। देखिए एगो उत्तल लेंस, एगो अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस। देखिए जैसे अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी बनता है, इस तरीका से उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वास्तविक और आभासी होगा।
उत्तल लेंस में क्या होगा, वास्तविक और आभासी होगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और आभासी। लेकिन अवतल लेंस में क्या होगा, ये सिर्फ क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो देखिए सेम उल्टा है कि नहीं है, उत्तल दर्पण में क्या बना, हमेशा आभासी बनता है, और इसमें लेंस में अवतल में बन रहा है। लेकिन दर्पण में अवतल, दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों बन रहा है, लेकिन लेंस में क्या बन रहा है, लेंस में, उत्तल लेंस में क्या हो रहा है, आभासी और वास्तविक दोनों बन रहा है। तो देखिए दोनों प्रकार के बोल रहा है लेंस में ना, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। अवतल लेंस होगा, नहीं होगा। इन दोनों से होगा, नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो देखिए क्वेश्चन 65 का क्वेश्चन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, 65 में उत्तल लेंस हो जाएगा। तो चलिए आज हम यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन जो होगा आप अगले बताएंगे। तो अब ये सब कमेंट में बताइएगा यह वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है, अच्छा है, आप लोग के लिए लाभदायक हो रहा है या नहीं, ये भी इस पे आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या होगा, मोटिवेट होगा और आपके लिए क्वेश्चन और इससे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे आप सबके पास और बताएंगे। तो चलिए हम यही क्वेश्चन सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, अगला अब काम। धन्यवाद।